बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम ऑसिलेशंस और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और अगर टाइम बच गया तो एंड पे रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑसिलेशन की। दो टाइप्स मैंने लिखी हैं, एक फ्री ऑसिलेशन है और एक फोर्स ऑसिलेशन है। ये जो दो ऑसिलेशन की टाइप मैंने लिखी हैं ये बेस ऑन फोर्स, यानी ये दोनों टाइप्स फोर्स की बेस पर हैं। फोर्स की बेस पर कैसे हैं? अब यूँ समझ लें कि एक सिंपल पेंडुलम है आप लोगों के पास, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं और इस सिंपल पेंडुलम को मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गया हूँ, ठीक है, और वहाँ पर जाकर मैंने इसको फ्री कर दिए। अब जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन से फ्री कर रहे हैं तो इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट होगी। इन एक्सट्रीम पोजीशन पे फ्री की है और उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट होगी। अब अगर ड्यूरिंग ऑसिलेशन हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशंस कहेंगे। यानी एक दफ़ा मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जाना ज़रूर है, ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों ने एक्सट्रीम से फ्री कर दिया अब इसकी ऑसिलेशन शुरू होगी। अब ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन बोलेंगे। और हम फ्री ऑसिलेशन में ये कह रहे होते हैं कि द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्सट्रीम एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। अब अगर कोई बॉडी है वो फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह सिंपल पेंडुलम ही है, आप लोगों ने इसको एक्सट्रीम से फ्री किया, अब ये ऑसिलेट कर रहा है और ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्री ऑसिलेशन होगी। अब अगर बॉडी फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है कि अगर कोई बॉडी फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी का हम नाम देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। फोर्स ऑसिलेशन कौन सी होती हैं? जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कुछ घरों में पेंडुलम जो है वो एक क्लॉक के नीचे हैंग हुए होते हैं। अब उस क्लॉक के अंदर हम सेल या बैटरी यूज़ करते हैं। जब वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो सेल या बैटरी जो उस क्लॉक के अंदर यूज़ हो रही होती है वो उस पर कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रही होती है। जब उस पर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी, उस पीरियोडिक फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन जनरेट होंगी उन ऑसिलेशन को हम किसका नाम देते हैं? फोर्स ऑसिलेशन का नाम देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इन विच एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी ऑसिलेशंस जिनमें एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसी ऑसिलेशंस को हम किसका नाम देते हैं? फोर्स ऑसिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। और इन ऑसिलेशन में हम इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली एक पीरियोडिक फोर्स होती है। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना फोर्स ऑसिलेशन में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो आपकी बुक में ये लाइन लिखी है कि हम उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स ऑसिलेशन की अगर ये पेंडुलम ही है, आप इस पर कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ऑसिलेशन अब फोर्स ऑसिलेशन हो जाएंगी। अब अगर बॉडी फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे होते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। यानी फोर्स ऑसिलेशंस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे और फ्री ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम नाम किसका देंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। अब बच्चों इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, मैंने लिखी हैं। सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल जो बुक में उसने लिखी हुई है वो कह रहा है सिंपल पेंडुलम स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी सिंपल पेंडुलम को अगर हम स्लाइड डिस्प्लेस करें फ्रॉम मीन पोजीशन और देन अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। उसने जब ये बुक में ये बात लिखी है उसके साथ उसने एक और लाइन भी लिखी हुई है कि ये जो सिंपल पेंडुलम को जब स्लाइड डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन तो उसने लिखा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़ाहिर होगी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड ओनली ऑन लेंथ, दैट डिपेंड ओनली ऑन लेंथ, कि वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो ये आपकी बुक की लाइन है, इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है कि अगर कभी एमसीक्यू इस तरह का आ जाए ना वो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी और आपके पास ऑप्शन में लेंथ का ऑप्शन हो, क्योंकि बुक में वर्ड ओनली यूज़ हो रहे हैं और बुक की लाइन है तो फिर आप लोगों ने इसी को रिकमेंड करना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली ऑन लेंथ। लेकिन अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए लेंथ भी हो
वैल्यू ऑफ जी भी हो और बोथ का ऑप्शन भी हो तो फिर तो आप बोथ को ही प्रेफर कर लेंगे। लेकिन अगर एल और जी दोनों ऑप्शन हो तो फिर हम बुक की लाइन को प्रेफर करेंगे और फिर आप लोगों ने ऑप्शन किसको चूज़ करना है, लेंथ को चेंज करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम वैसे जो है ना, अगर आप गौर करें तो 2π√g/L होती है ना, दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो बुक में ये जो लाइन फिर ओनली लेंथ क्यों लिखा हुआ है, इसका एमसीक्यू कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर एमसीक्यू आ जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड, बोथ का ऑप्शन है फिर तो बोथ प्रेफर करेंगे। हालांकि ये जी और एल दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, तो हम बोथ प्रेफर कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसमें बोथ का ऑप्शन ना हो और आप लोगों ने इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करना हो तो फिर हम अपनी बुक की लाइन को फॉलो करेंगे। और बुक में लिखा हुआ है डिपेंड ओनली ऑन लेंथ, तो फिर हम ऑप्शन कौन चूज़ करेंगे, लेंथ चूज़ करेंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बुक की लाइन को वेटेज तब देनी है जब बोथ का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद ये मैंने 3 एग्जांपल लिखी हैं जो उसने फोर्स ऑसिलेशन की लिखी हैं, क्योंकि एमसीक्यू बोर्ड में ये आएगा कि वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। तो आपकी बुक में उसने फोर्स ऑसिलेशन की 3 एग्जांपल लिखी हैं। इसमें पहली है कि मास ऑफ पेंडुलम, जिसको आप स्ट्रक कर रहे हैं बार बार, यानी पेंडुलम है ना, इसको बार बार हिट कर रहे हैं, जिस तरह क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा होता है, तो उसकी ऑसिलेशन भी कौन सी होगी, फोर्स ऑसिलेशन होगी। दूसरी एग्जांपल है वाइब्रेशंस ऑफ व्हीकल बॉडी कॉज बाय द रनिंग ऑफ इंजन, यानी किसी गाड़ी की जो बॉडी होती है उसके अंदर भी आपको पता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दें तो गाड़ी की पूरी बॉडी के अंदर स्लाइट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ये भी एग्जांपल है फोर्स ऑसिलेशन की। और एक उसने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी है कि लाउड म्यूज़िक प्रोड्यूस बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर जब हम उनको बार बार वाइब्रेट करवाते हैं, यानी उन पर कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, जिस तरह गिटार है, वायलिन है, इन सारों पर आप कांस्टेंट फोर्स जब पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तभी उनसे लाउड साउंड क्या हो रही होती, प्रोड्यूस हो रही होती है। तो 3 एग्जांपल उसने आपकी बुक में फोर्स ऑसिलेशन की लिखी हुई हैं। सिंपल पेंडुलम जो है स्लाइडली डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये फ्री ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। और ये ओनली लेंथ वाली जो बुक में लाइन है अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसका एमसीक्यू कब बनेगा, बोथ कब चूज़ करना है और लेंथ कब चूज़ करना है, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब अच्छा हम बात करते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कहते हैं कि ऐसा बॉडी होता है, बॉडी विच परफॉर्म ऑसिलेशंस। तो मैंने लिखा है द बॉडी विच परफॉर्म ऑसिलेशंस इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ऑसिलेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक फ्री ऑसिलेशन होती हैं और एक फोर्स ऑसिलेशन होती हैं। तो ऑसिलेटर की भी मेजर 2 टाइप्स ही हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। एक होता है फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर। फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा फिजिकल सिस्टम, जिस तरह सिंपल पेंडुलम भी एक फिजिकल सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम भी एक फिजिकल सिस्टम है, तो एक ऐसा फिजिकल सिस्टम विच परफॉर्म फ्री ऑसिलेशंस, तो ऐसे सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं, फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो मैंने बच्चों लिखा है फिजिकल सिस्टम विच परफॉर्म फ्री ऑसिलेशंस, ऐसे फिजिकल सिस्टम को हम फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल मास स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है और सिंपल पेंडुलम भी हो सकता है। अगर वो जब वो मूव कर रहे हो तो उन पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो ऐसे ऑसिलेटर को फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। तो फोर्स या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा होगा, इसी को हम चेंज कर लेते हैं कि एक ऐसा फिजिकल सिस्टम विच परफॉर्म फ्री ऑसिलेशन की बजाय अगर मैं ये लिख दूँ विच परफॉर्म फोर्स ऑसिलेशंस, तो एक ऐसा फिजिकल सिस्टम जो फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा उसे हम नाम दे रहे होते हैं फोर्स या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और इसकी एग्जांपल वही होगी कि एक सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा हो, अगर उस पे ऊपर आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दें जिस तरह क्लॉक के नीचे होता है, तो उसी पेंडुलम को फिर हम बोलेंगे फोर्स और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब अच्छा हम दोबारा ऑसिलेशन की टाइप्स मैंने कुछ बोर्ड पे लिखी हैं। ये जो ऑसिलेशन की टाइप्स हैं ये एम्पलीट्यूड की बेस पर हैं। पहले हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो फोर्स की बेस पे थी, ये एम्पलीट्यूड की बेस पर है। एम्पलीट्यूड की बेस पे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं और दूसरी को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। एक डैम्प्ड होगी एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। आप इसको यूँ समझें कि सपोज करें एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसको आप लोगों ने किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फ्री करते हैं। अगर आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फ्री करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब अगर ऐसा हो रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली या स्टेडली डिक्रीज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम नाम देंगे किसका,
डैम्ड ऑसिलेशंस का। तो डैम्ड ऑसिलेशन कब होगी? जब आप इसको मीन से पकड़कर एक्सट्रीम पर ले जाएं, वहाँ फ्री करें और ग्रेजुअली यूज का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता हुआ आए और फाइनली ये स्टॉप हो जाए, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम नाम देते हैं डैम्ड ऑसिलेशन का। इनकी वर्डिंग मैंने नीचे लिखी है कि दोज ऑसिलेशंस हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज स्टेडली विद टाइम। स्टेडली कह लें या अब स्टेडली बोल रहे हैं, ग्रेजुअली कह लें विद टाइम, ऐसी ऑसिलेशंस को हम किसका नाम देते हैं? डैम्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। और अगर इनका ग्राफ बनाएं तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए शुरू में जब t 0 था ना, एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, जब आप लोगों ने इसको एक्सट्रीम पे पकड़ के छोड़ा है ना, उसके बाद ग्रेजुअली उसका देखें एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जा रहा है और फाइनली एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो गया है? 0 हो गया है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम किसका नाम देंगे? डैम्ड ऑसिलेशन का नाम देंगे, जिनमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये बात सोचने वाली है कि इसका जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह क्या है। मैंने इधर ऊपर लिख दी है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने की बेसिक रीज़न क्या है। वो बड़ी आसान सी बात है कि एम्पलीट्यूड इसलिए डिक्रीज़ हो रहा होगा कि उस मास स्प्रिंग सिस्टम को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। तो उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो यूज़ होती जाएगी। किधर यूज़ हो रही है? वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ये लिखा है मैंने, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस है कि उसको अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको कौन सी रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफर हो रही हैं? वो दो हो सकती हैं। एक फ्रिक्शन है जो इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान में होगी, और दूसरी जो इसको रेजिस्टिव फोर्स ऑफर हो सकती है वो एयर रेजिस्टेंस है। तो फ्रिक्शन ब्लॉक और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान, और एयर रेजिस्टेंस जो है वो एयर और ब्लॉक के दरमियान में होगी। तो इन रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट जब उसको वर्क डन करना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होती रहेगी और उसका एम्पलीट्यूड क्या करता रहेगा? डिक्रीज़ कर देगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशंस की, तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लें जिसमें एयर फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाए और आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाए, यानी किसी तरह की कोई भी फ्रिक्शन वहाँ पर अगर अप्लाई ना हो रही हो, फिर अगर आप इसको एक्सट्रीम से छोड़ें और मीन पे वापस आए, तो फिर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो मैंने ये लिखा है कि अनडैम्ड ऑसिलेशन कौन सी हैं? दोज ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, जिनके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ऐसी ऑसिलेशंस को हम अनडैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। देख लें ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है लेकिन इसके एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम अनडैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ये जो बच्चे आज के लेक्चर है बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू में आई हुई है। मतलब ये वाला ग्राफ भी आपको पास पेपर में नज़र आ रहा होगा, ये वाला ग्राफ भी रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में। तो बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनके ग्राफ्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने की क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कि अगर इस तरह का कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं रेजोनेंस क्या है ना। रेजोनेंस को समझने के लिए मैंने बोर्ड पे एक सिंपल पेंडुलम बनाया है जो ऑसिलेट कर रहा है। सपोज करें मैं इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लेकर गया हूँ और वहाँ से मैंने इसको फ्री कर दिया, इसकी ऑसिलेशन शुरू हो गई। अब अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा तो ये जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। सपोज करते हैं कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज़ बन रही है, यानी 10 हर्ट्ज़ नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहे हैं। अब वो कहता है कि अगर हम इस पर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दें, सपोज कर लेते हैं कि उस फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, 5 हो 2 हो 3 हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस पर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और पीरियोडिक फोर्स मैंने वर्ड बोला है तो कह रहे हैं उस फोर्स की अगर जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कितने हर्ट्ज़ हो जाए, 10 हर्ट्ज़ ही हो जाए। यानी आप इस सिस्टम पर जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अगर इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर दे तो मैं लिख सकता हूँ ना कि अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो इस वक्त जो प्रोसेस होगा देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्या चीज़? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को इन जनरल हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम द प्रोसेस अकर इज कॉल्ड रेजोनेंस। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो एन टाइम हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, एन यहाँ पर कोई इंटीजर है, इंटीजर मीन इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, मतलब इसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती एन की। तो अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी
n टाइम ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाए तो फिर भी जो प्रोसेस होगा दैट इज़ आल्सो नेम्ड एज क्या चीज़, रेजोनेंस। तो अब ज़रा देखिए ना, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है, चलो मैं इसमें n की वैल्यूज पुट करके आपको समझाता हूँ। इसमें आप n की जगह 1 पुट करें तो देखिए वो ऊपर वाला केस आ नहीं गया कि अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इक्वल है। अगर हम n को 2 पुट करें तो 2Fn हो जाएगी, या क्या हो जाएगी 3Fn एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जाए, या अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी 2 टाइम ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी 3 टाइम ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाए, तो जो प्रोसेस होगा उसे हम रेजोनेंस ही कहेंगे, या इसका हम इन शॉर्ट यूँ कह सकते हैं व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी, या n टाइम ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाए तो दैन द प्रोसेस इज़ नेम्ड एज रेजोनेंस। तो आप लोगों ने बच्चों MCQ के लिए सारे पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रखने हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें n की वैल्यूज़ कौन सी हैं, और कोई भी इक्वेशन आपसे पूछे रेजोनेंस के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, तो तीनों रेजोनेंस के लिए कौन सी इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। अब होगा क्या, मतलब जब अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो उस वक्त प्रोसेस क्या हो रहा है, आप लोगों ने याद रखना है जब दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी या अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी का, तो उस वक्त आप लोगों ने याद ही रखना है कि एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। तो मैंने बच्चे लिखे उस वक्त एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, देखिए ये सिस्टम, ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ये सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रही है ना, ये फोर्स इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रही है। अब जब ये वाली कंडीशन हो जाए फ्रीक्वेंसी की, या ये वाली कंडीशन हो जाए, उस वक्त हम बोलते हैं प्रोसेस रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का मतलब है कि उस वक्त ये जो फिजिकल सिस्टम है ये उस एक्सटर्नल एजेंसी से मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो आप लोगों ने MCQ के लिए याद रखना है कि रेजोनेंस के ऊपर एनर्जी अब्जॉर्प्शन का कभी MCQ आ जाए तो एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ, यानी एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ। तो जब रेजोनेंस होगी उस वक्त एनर्जी अब्जॉर्प्शन अगर मैक्सिमम हो रही है, अगर एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी बच्चों बहुत कॉमन सी बात है, आप लोगों ने याद रखना है कि रेजोनेंस का हमें कैसे पता चलेगा इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रही है। तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो फिजिकली हमें यही नज़र आएगा रेजोनेंस होते हुए कि उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पहले से क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। फिर आपका एक MCQ आ रहा होता है कि अगर कोई सिस्टम में रेजोनेंस हो रही हो तो उस वक्त ऑसिलेशन कौन सी होंगी, फ्री ऑसिलेशन होंगी या फोर्स ऑसिलेशन होंगी। तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि फ्री ऑसिलेशन होंगी क्योंकि शुरू में तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। देखिए शुरू में नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, लेकिन जब रेजोनेंस प्रोड्यूस हुई है उस वक्त तो आप लोगों ने फोर्स अप्लाई की है ना, तभी तो फोर्स की फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के साथ क्या की है, मैच की है। तो अगर पूछे ना एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस सिस्टम कौन सी ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो हम ये कहते हैं एट द टाइम ऑफ ऑसिलेशन सिस्टम परफॉर्म फोर्स ऑसिलेशंस। तो ये बच्चे मैंने लिख दी है कि सिस्टम परफॉर्म फोर्स ऑसिलेशन कब, जब कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। फिर याद रखने अगर आपसे पूछे ना एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ये जो सिंपल पेंडुलम होगा इसको कौन सा ऑसिलेटर बोलेंगे, फ्री ऑसिलेटर कहेंगे या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। तो मुझे ये बताओ ये कौन सी ऑसिलेशन कर रहा है, फोर्स ऑसिलेशन। अगर कोई फिजिकल सिस्टम फोर्स ऑसिलेशन करे तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। जो मैंने लिख दी है कि अगर आपसे पूछे ना जब रेजोनेंस हो रही हो उस वक्त सिस्टम किस ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो आप लोगों ने याद रखना है दैट टाइम सिस्टम बिहेव लाइक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यही बच्चे 5-6 इसके मेजर MCQ हैं। एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, रेजोनेंस के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। रेजोनेंस पे ऑसिलेशन पूछे, फोर्स ऑसिलेशन है, रेजोनेंस पे ऑसिलेटर पूछेगा तो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर उस वक्त उसको बोलेंगे जब उस सिस्टम में क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। इस बच्चों कंसेप्ट को समझने के लिए ना ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है मैंने आपके लिए बोर्ड पे एक MCQ भी लिखा है। इस MCQ को थोड़ा बाद में देखते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी के MCQs मैंने लिखे हैं ना, इसके टाइम पीरियड के MCQ भी आ सकते हैं। अगर टाइम पीरियड के MCQ आए तो सारी बातें रेजोनेंस पे ही हो रही हैं। तो हम बोलेंगे जब पीरियड ऑफ द यानी टाइम पीरियड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैंने बोला ना इसके ऊपर आप लोगों ने पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी होती है। तो अगर आपकी अप्लाइड जो फोर्स है उसका टाइम पीरियड जो है कांस्टेंट पीरियोडिक फोर्स का टाइम पीरियड अगर इस सिस्टम के नेचुरल टाइम पीरियड के बराबर हो जाए तब भी रेजोनेंस होगी। या आप कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स का जो टाइम पीरियड है
वो एंड टाइम हो जाए नेचुरल टाइम पीरियड का, तब भी क्या होगी, रेजोनेंस होगी। एन यहाँ पर भी बचे वही नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मतलब जो बातें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखी हैं वही सारी बातें टाइम पीरियड की फॉर्म में भी एमसीक्यू बन सकती हैं। तो अगर एन को 1 पुट करें टी ऑफ एन, 2 पुट करें 2 टी ऑफ एन, 3 पुट करें 3 टी ऑफ एन। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इस टाइम पीरियड के क्वेश्चन आ जाएँ या फ्रीक्वेंसी के कभी क्वेश्चन आ जाएँ तो बोथ ऑप्शन आर कंसिडर्ड एज करेक्ट। अब ये जरा एमसीक्यू पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो वो ऑप्शन बताना है जिस पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, वो ये देखते हैं कि वो इनका सिर्फ मल्टीपल देख लेते हैं। वो कहते हैं मल्टीपल होगा तो रेजोनेंस होगी। अगर मल्टीपल देखा जाए तो ये 10 और 5 भी एक दूसरे के मल्टीपल हैं, 10 और 20 भी मल्टीपल हैं, 7 और 21 भी मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब ये है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है, 7 को 3 से करें 21 बन जाता है। तो सिर्फ मल्टीपल नहीं देखने होते। आप लोगों ने जब भी रेजोनेंस का क्वेश्चन आए कि रेजोनेंस किस ऑप्शन पे पॉसिबल है, किस ऑप्शन पे पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। पहला ये स्टेप चेक करें, उसके बाद आप मल्टीपल वाला स्टेप चेक करें। ठीक है ना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका। अदरवाइज तो आपको इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर करके बार बार चेक करना पड़ेगा ना। तो शॉर्टकट इसका ये है, जब भी इस टाइप के एमसीक्यू आए तो पहला स्टेप आप क्या चेक करो, क्या अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर है या उसके क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर नहीं है तो फिर हमें उस क्वेश्चन में मल्टीपल चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। इस सी ऑप्शन से शुरू करते हैं। सी ऑप्शन में देखो अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी 21, उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी 7 हर्ट्ज से ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो मल्टीपल चेक करो। हाँ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है ना, इसका मतलब है इस पर रेजोनेंस पॉसिबल है। इसको ज़रा चेक करो, 20 और 10 है, 20 हर्ट्ज अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर है नेचुरल से। अगर ग्रेटर है तो आप मल्टीपल चेक करो। हाँ ठीक है, ये मल्टीपल इसका है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें, इसका मतलब है इस पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, इस पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी 5, नेचुरल की फ्रिक्वेंसी 10। अब मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी क्या नेचुरल से ग्रेटर है? अप्लाइड की फ्रिक्वेंसी नेचुरल से ग्रेटर नहीं है, तब हम यहाँ पर मल्टीपल चेक ही नहीं करेंगे। हम यही बोलेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है इस पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल होने की 2 कंडीशन है। अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो नेचुरल से, अगर ये ग्रेटर हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे मल्टीपल वाला। अगर पहला स्टेप फॉलो नहीं हो रहा तो फिर नीचे वाले स्टेप को हम चेक नहीं करेंगे। आप इसको इस तरह कर लें जो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके भी कर सकता है। फार्मूला में वैल्यूज पुट करके कैसे करेगा, मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन चेक करके देता हूँ। देखिए फार्मूला ये है, अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी एन टाइम ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जी। अब ज़रा इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करो। अप्लाइड फोर्स की जगह 5 लिखो, इक्वल टू एन, तो आपको पता है ना कोई नंबर है, इस नंबर की वैल्यू 1 2 3 है, और हमें पता है ये नंबर 1/2 1/3 नहीं हो सकता, ये 1 2 3 हो सकता है। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी इस पहले वाले ऑप्शन में कितनी गिवन है, 10। तो अब ज़रा खुद सोचो, यहाँ पर n की जगह पर हम इनमें से कौन सा नंबर लिखें 1 2 3 में, क्या आंसर 5 आ जाए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको लिखें तो जिससे उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आ जाए। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम n की जगह 1/2 लिख दें। देखिए आप n की जगह ज़रूर 1/2 लिख लेते, अगर इस n को 1/2 आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ होता। यहाँ पर कहीं n 1/2 लिखा हुआ है, n कोई इंटीजर है ना, तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं है जिससे 10 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, इसलिए इस पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो बहुत आसान नहीं है। आप सीधा सीधा चेक करो, अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर नेचुरल से, तो तब मल्टीपल चेक करना है। अदरवाइज मल्टीपल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर रेजोनेंस हो ही नहीं रही होगी, जिस तरह ए ऑप्शन है। अदरवाइज अगर किसी को यहाँ से कन्फ्यूजन है तो उसको प्रूव मैंने कर दी है, इधर नीचे से भी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बच्चे मैंने बोर्ड पे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस लिखी हैं, वो सिंपल सी बातें, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेजोनेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल रेजोनेंस है और दूसरी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। मैकेनिकल रेजोनेंस की अगर एग्जांपल की बात करता है तो इसकी 2 मेन एग्जांपल हैं, एक स्विंग और एक वाइब्रेशन ऑफ ब्रिज। इन दोनों को मैकेनिकल रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों फिजिकल सिस्टम हैं
और इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो दीज टू आर कॉमन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। इसके अलावा भी अगर कोई मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल आप कैसे गेस कर सकेंगे? देखिए, अगर आपको ऐसा सिस्टम वो डिस्क्राइब कर रहा है जिस सिस्टम के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इन्वॉल्व नहीं है, जो भी एमसीक्यू के ऑप्शन में लिखा होगा जिसमें आपको लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो वो सारी जो फिनोमेनास हैं वो टाइप होंगी किस रेजोनेंस का? मैकेनिकल रेजोनेंस का, अगर वहाँ पर रेजोनेंस हो रही है तो, ठीक है ना। एक और बुक में साइड इन्फो बॉक्स में एक बात लिखी हुई है, एक टैकोमा ब्रिज है यूएसए में, ये जो ब्रिज ब्रेक हुआ था ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस की वजह से। कैसे ब्रेक हुआ था कि इस टैकोमा ब्रिज से सोल्जर एक दफ़ा मार्च करते हुए पास कर रहे थे, यानी सोल्जर ब्रिज से मार्च करते हुए पास कर रहे थे। अनलकीली ये हुआ कि सोल्जर के मार्च करने की फ्रीक्वेंसी क्योंकि ब्रिज सस्पेंडेड चीज़ है ना, उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। तो सोल्जर के मार्च करने की फ्रीक्वेंसी जैसे ही ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की, तो जो प्रोसेस हुआ वो कौन सा होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से मैंने आपको क्या बताया था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या किया? इंक्रीज़ किया, और ये जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि कौन सा ब्रिज रेजोनेंस की वजह से ब्रेक हुआ था, तो याद रखना है टैकोमा ब्रिज है यूएसए में, ये ब्रेक हुआ था ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस किसके दरम्यान में हुई थी कि सोल्जर के मार्च करने की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई थी। अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो होगी ये उन फिनोमेना में होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अपना रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जांपल एमआरआई है, एनएमआर है, माइक्रोवेव ओवन है, या ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी है। इनमें से किसी का भी आप नाम देखें, सब में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती हुई आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये सारी एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। एमआरआई के बारे में इतना बस याद रख लें कि एमआरआई के अंदर अगर पूछे ना वेव्स कौन सी यूज़ होती हैं, तो हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हम यूज़ करते हैं। एमआरआई के अंदर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ करते हैं। और जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर तो नाम से ज़ाहिर है माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। और कौन सी माइक्रोवेव यूज़ होंगी, क्योंकि माइक्रोवेव की तो बहुत बड़ी कैटेगरी है ना। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर पूछते हैं ना कौन सी माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, तो वो वाली माइक्रोवेव यूज़ होती हैं जिनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होगी और जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ में लिख रहा हूँ, किलो हर्ट्ज़ नहीं है, लफ्ज़ क्या लिखा है, मेगाहर्ट्ज़ होगी। तो ऐसी माइक्रोवेव जो हैं वो माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव ओवन का काम क्या होता है? ये बेसिकली यूज़ होता है हीटिंग और कुकिंग ऑफ फूड के लिए। तो मैंने लिखा है माइक्रोवेव ओवन का फंक्शन हीटिंग और कुकिंग ऑफ फूड है। असल में जो होता है ये ना कि जितना भी फूड स्टफ़ होता है ना, उस फूड स्टफ़ के अंदर वाटर एंड फैट के मालिक्यूल्स होते हैं। और वो जो वाटर और फैट के मालिक्यूल्स होते हैं, इनकी अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये भी अप्रॉक्सीमेट 2450 मेगाहर्ट्ज़ के ऑर्डर की होती है। तो अब होगा क्या कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब माइक्रोवेव्स उस फूड स्टफ़ को पहुंचेंगी, तो उसके अंदर वाटर और फैट के मालिक्यूल की फ्रीक्वेंसी भी वही है जो इन माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है। तो जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, किन दोनों की, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और जो फूड स्टफ़ है जिसके अंदर वाटर और फैट के मालिक्यूल्स हैं, उनके साथ मैच करेगी, तो इन वाटर और फैट के मालिक्यूल्स जो हैं इनमें रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी और इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपका फूड जो है वो हीटअप हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोगों ने याद रखनी है माइक्रोवेव के बारे में कि उनकी वेवलेंथ क्या होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी ना। तो मैंने बोर्ड पे आपके सामने एक रिसीवर सर्किट बनाया है, जिस सर्किट ने सिग्नल को रिसीव करना है, ठीक है। ट्यूनिंग का मतलब यहाँ पर सेटिंग है ना, सेटिंग। तो देखिए आप कोई रेडियो की बात कर लेते हैं। सपोज करें आप लोगों के रेडियो स्टेशन के ऊपर FM आप लोग सपोज कर लें 95 सुन रहे हैं और 95 मेगाहर्ट्ज़, FM की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। आप FM 95 सुन रहे हैं और अब आपका मूड ये हुआ है कि अब आप FM 100 सुनना चाहते हैं। पहले आप FM 95 सुन रहे थे, अब ये चाहते हैं कि FM क्या सुने, 100 सुने। अब आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। ट्यूनिंग का मतलब आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। और सेटिंग किस सेंस में करनी पड़ेगी, आपका ये जो सर्किट है ना, जिसे रिसीवर सर्किट कहते हैं,
इस रिसीवर सर्किट के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक इंडक्टर लगा होता है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर लगा होता है जिसकी कैपेसिटेंस C है, और इस रिसीवर सर्किट की फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC होती है। ये इस रिसीवर सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। अब ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल यहाँ से कब रिसीव होगा, जब इस सर्किट की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आप चेंज करके कितने मेगाहर्ट्ज़ कर दें, 100 मेगाहर्ट्ज़ कर दें। अगर आप शुरू में 95 सुन रहे हैं ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त 95 थी रिसीवर सर्किट की। तो रिसीवर सर्किट की फ्रीक्वेंसी जब इनकमिंग सिग्नल के साथ मैच करती है तो वही जो पर्टिकुलर स्टेशन होता है वो इस रेडियो सेट पे या टीवी सेट पे ऑपरेट होता है। अब पहले तो ये 95 पे सेट था, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप 100 सुनना चाह रहे हैं तो आपको अपने सर्किट की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। मैंने बस ये बताना था आपको कि ट्यूनिंग के दौरान अगर एमसीक्यू आता है ना कि ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस आप क्या चीज़ चेंज करते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है रिसीवर सर्किट में ये जो कैपेसिटर लगा होता है वो वेरिएबल होता है। इंडक्टर जो होता है उसकी इंडक्टेंस वेरिएबल नहीं होती, कैपेसिटर वेरिएबल होता है। तो ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस आप लोगों ने याद रखना है कि हम सर्किट की कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, यानी ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस हम कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे और कैपेसिटेंस की वजह से क्या चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना कि सर्किट के किस कंपोनेंट को चेंज करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ ऑप्शन अगर लिखे हुए हो, तो हम इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज नहीं करते क्योंकि वो फिक्स है। हम ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस सर्किट की क्या चीज़ चेंज करते हैं, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करने से इस पूरे सर्किट की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 100 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगी, तो फिर आपके टीवी सेट या रेडियो पे जो चैनल ऑपरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 मेगाहर्ट्ज़ होगी। बस ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस सर्किट की कौन सी चीज़ हम चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं करते। और दूसरी बात याद रखनी है कि ड्यू टू कैपेसिटेंस क्या चीज़ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस आप क्या चीज़ चेंज करते हैं, ए ऑप्शन में लिखा हो कैपेसिटेंस, बी ऑप्शन में सेल्फ इंडक्टेंस और सी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी हो, तो आपका ऑप्शन डेल्टा फिर क्या बनना चाहिए, बोथ ए एंड सी होना चाहिए ना, कि ड्यूरिंग द ट्यूनिंग प्रोसेस आप कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ट्यूनिंग की स्टोरी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब जो इस चैप्टर के लास्ट पेज पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहले डैम्पिंग को डिस्कस करते हैं। डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग में देखें ना, सपोज करें आपका एक सिंपल पेंडुलम है, उसी को ले लेते हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है और ड्यूरिंग ऑसिलेशन हम ये कह रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता जा रहा है। वो हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होने की वजह बेसिकली इस पेंडुलम को वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। तो ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, डैम्पिंग का। तो डैम्पिंग के बारे में याद रखना है, इज़ द प्रोसेस वेयर बाई एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो अगर आ जाए ना कि वो प्रोसेस जिसमें किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी डिसिपेट हो रही हो, अगर आपकी ये वर्डिंग में लिखा हुआ आ जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या चीज़, डैम्पिंग। ये बुक की लाइन ही वो उठा के दे सकता है कि ये वर्डिंग लिखी हुई कि द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम, उस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, डैम्पिंग का नाम देते हैं। इसकी पूछ सकता है कि आपसे कोई एप्लीकेशन बताएं। इसका बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि इसका नुकसान ही है कि सिस्टम की एनर्जी डिसिपेट हो रही है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार या व्हीकल्स होते हैं। ये एप्लीकेशन कैसे होगी है, देखिए आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप घर से निकले हैं और आपको गाड़ी में जंप लगा है, ठीक है। अब सपोज करें आपकी गाड़ी के जो शॉक अब्जॉर्बर हैं उनमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब घर से निकलें और आपकी गाड़ी के जो शॉक अब्जॉर्बर हैं उनके अंदर डैम्पिंग नहीं हुई, मतलब एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा। तो अब अपने घर से जब साइंटा पढ़ने के लिए आएंगे तो यहाँ पहुँचने तक आप अपनी हालत के बारे में सोचें कि अगर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से आप ऑसिलेट करते हुए आएंगे तो गाड़ी में आपको खींच के बाहर भी निकालना पड़ेगा। बात आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब कि गाड़ी का जो शॉक अब्जॉर्बर होता है उसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं, किसकी वजह से, डैम्पिंग की वजह से। तो जैसे ही शुरू में आपको जंप फील होता है, ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमारे लिए
यूज़फुल है। तो अगर कभी आ जाए ना डैम्पिंग की एप्लीकेशन कौन सी है, तो आप लोगों ने ऑप्शन में चूज़ करना है शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार या व्हीकल्स हम कह सकते हैं। इसके बाद बच्चे एक और छोटा सा टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। इसमें पहली बात जो एमसीक्यू में आ सकती है वो रेजोनेंस कर्व के बारे में पूछ सकता है कि रेजोनेंस कर्व क्या है। इसके एमसीक्यू में आप लोगों ने चूज़ करना है कि रेजोनेंस कर्व बेसिकली ग्राफ होता है, किसके दरमियान में ग्राफ है, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कि अगर हम एक एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ को हम किसका नाम देंगे, रेजोनेंस कर्व का नाम दे देंगे। जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया हुआ है वर्टिकल एक्सिस एम्पलीट्यूड का है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रीक्वेंसी का है, तो देन सच अ ग्राफ इज नेम्ड एज रेजोनेंस कर्व। ऐसे ग्राफ को हम रेजोनेंस कर्व का नाम देंगे। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने लिखा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है ना, खुद ज़रा सोचो, अगर किसी सिस्टम में डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो उसको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर उसको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा करना पड़ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज़ होता हुआ आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतना कम होगा। तो ये मैंने लिखा है कि डैम्पिंग का और एम्पलीट्यूड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। आप फिजिकली सोच भी सकते हो, एक सिस्टम में उसमें बहुत ज़्यादा डैम्पिंग है तो उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो रहा होगा ना फिर, और फाइनली ज़ीरो हो जाएगा। डैम्पिंग कम कर दें तो उसका एम्पलीट्यूड फिर इतना ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो डैम्पिंग का और एम्पलीट्यूड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये जो लफ्ज़ लिखा है ना शार्पनेस ऑफ कर्व, अभी शार्पनेस से आप समझिए शार्पनेस ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है। इधर से गौर करें कि शार्पनेस ऑफ कर्व का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है एम्पलीट्यूड के साथ। इसका मतलब है कि किसी कर्व को हम शार्प कब बोलेंगे, जब उसका क्या ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो आप यूँ अपने पास साइड पे भी नोट कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का और शार्पनेस ऑफ कर्व का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, शार्पनेस ऑफ कर्व, तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर किसी कर्व का एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा नज़र आता है इसका मतलब वो शार्प कर्व होगी, और इस शार्प कर्व के अपोजिट वर्ड क्या होता है, फ्लैट कर्व। अगर किसी कर्व का एम्पलीट्यूड कम होगा तो हम बोलेंगे वो लेस शार्प होगी। लेस शार्प का मतलब क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। अब इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एक तो आपको ये इक्वेशन अगर याद होगी तो आप इसके बहुत इजीली एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड के साथ इन्वर्स और एम्पलीट्यूड का शार्पनेस डायरेक्ट हुआ, तो डैम्पिंग का शार्पनेस के साथ फिर कौन सा हो गया, इन्वर्स रिलेशन बनाना, क्योंकि इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब बच्चों आपका एमसीक्यू जो आएंगे वो यूँ आएंगे, तो वो पूछेगा फॉर ए हैवी डैम्प्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछेगा कि फॉर ए हैवी डैम्प्ड सिस्टम, फॉर ए हैवी डैम्प्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं इधर से आपको बता देता हूँ, अगर हैवी डैम्प्ड सिस्टम होगा मीन उसमें डैम्पिंग ज़्यादा होगी, तो आप लोगों ने उसमें चूज़ करना है एम्पलीट्यूड का। अगर एमसीक्यू आता है तो आप लोगों ने कहना है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। हैवी डैम्प्ड सिस्टम मीन डैम्पिंग ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, स्मॉल होगा। और दूसरी बात ये कि अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो शार्पनेस ऑफ कर्व भी क्या होगी, कम होगी। शार्पनेस ऑफ कर्व को लेस होने का बोलते हैं, उसकी जो कर्व बनेगी वो फ्लैट कर्व होगी। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना फॉर ए हैवी डैम्प्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप लोगों ने ऑप्शन में क्या चूज़ करना है, स्मॉल एम्पलीट्यूड, एंड दूसरा ऑप्शन क्या होगा, फ्लैट कर्व आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। फ्लैट कर्व भी चूज़ कर सकते हैं या लेस शार्प कर्व भी चूज़ कर सकते हैं। इस ग्राफ से देख लें, इस ग्राफ में देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रीक्वेंसी का है, वर्टिकल एक्सिस एम्पलीट्यूड का है। ये जो सिस्टम आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा है, इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड सबसे कम है ना, इन तीनों में से इसका एम्पलीट्यूड सबसे स्मॉल है, और देख लें इसकी कर्व सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लैट कर्व भी है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हैवी डैम्पिंग हो रही है। यानी ये जो सिस्टम है ये शो कर रहा है किस चीज़ को, हैवी डैम्पिंग को। हैवी डैम्पिंग में देख लें एम्पलीट्यूड भी स्मॉल है और कर्व भी फ्लैट कर्व है या लेस शार्प कर्व है, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इस स्मॉल डैम्प सिस्टम या स्मॉल की बजाय आपका वर्ड में यूज़ कर देता हूँ नेग्लिजिबल डैम्पिंग, उसमें नेग्लिजिबल डैम्प्ड सिस्टम अगर हो जाए तो उसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा, डैम्पिंग बहुत कम हो जाएगी। अगर डैम्पिंग बहुत कम हो रही है तो क्या ज़्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। तो अगर सिस्टम में डैम्पिंग स्मॉल या नेग्लिजिबल होगी तो एम्पलीट्यूड बहुत हाई होगा। एम्पलीट्यूड हाई होगा तो फिर कौन सी कर्व बनेगी, शार्प कर्व बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड का ताल्लुक कर्व की शार्प होने के साथ है, हम बोलेंगे शार्प कर्व होगी। इस तरह इन तीनों में से देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इस केस में इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी कर्व को हम कौन सी बोलेंगे, शार्प कर्व। और इस सिस्टम के अंदर जो होगी वो नेग्लिजिबल डैम्पिंग होगी।
नेग्लिजिबल डैम्पिंग। और ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है इसमें फिर अगर हैवी डैम्पिंग है उसमें नेग्लिजिबल कह लें या स्मॉल कह लें ना, तो इस सिस्टम के बारे में हम क्या बोलेंगे, इसमें फिर मॉडरेट डैम्पिंग होगी ना, यानी इस सिस्टम के अंदर फिर कौन सी डैम्पिंग होगी, मॉडरेट डैम्पिंग होगी, इसमें नेग्लिजिबल है, और नीचे वाले में कौन सी होगी, हैवी डैम्पिंग होगी। इन ग्राफ्स को थोड़ा सर्वाइज करते हैं। देखिए ये जो तीनों सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम में हो क्या रहा है, आप किसी पहले एक ग्राफ को फोकस कर लें। इनमें हो ये रहा है कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है ना, ज़रा बात ध्यान सुनिएगा, इस किसी एक ग्राफ से समझ लें कंसेप्ट। फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से देखें एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, इस फ्रिक्वेंसी को हम बच्चे बोल रहे हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, और जब किसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी उसकी किसकी इक्वल होगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, सॉरी, जब किसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो गई है तो देखिए उसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम। अब अगर आप फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो अब अगर मैं आपसे एमसीक्यू ये पूछूं कि फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी अगर हम ये कहें कि फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो देखिए फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ भी हो सकता है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट इंक्रीज़। देखिए मैंने लिखा है कि फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट इंक्रीज़, कि इंक्रीज़ हो भी सकता है और इंक्रीज़ नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू ये आ जाए कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, यानी इस पोर्शन की बात करें कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है और अब आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं बट योर फ्रिक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, तो इसका मतलब है वो इस सेक्शन की बात कर रहा है। तो इस सेक्शन में तो आप लोग क्या चूज़ करोगे कि एम्पलीट्यूड उस सिस्टम का फिर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर एमसीक्यू आ जाता है कि अगर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, उस वक्त अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी और सिस्टम का एम्पलीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस अगले सेक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट सेक्शन को हम कैसे लिखेंगे कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर हो जाए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, ठीक है ना, आप इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो जाए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से तो फिर क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से और आप फर्दर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं तो एम्पलीट्यूड अब के केस में क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इस ग्राफ को फोकस कर लो। जब फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की इक्वल हुई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अब इस पोर्शन को हम एमसीक्यू में कैसे लिखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, क्या इधर जाते हुए फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ नहीं हो रही है ना, लेकिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से क्या है, कम है। तो मैंने लिखा अगर एफ लेस देन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो और इंक्रीज़ हो रही हो तो देखिए इस केस में एम्पलीट्यूड ने क्या होना है, इंक्रीज़ होना है। अब इस सेक्शन को कैसे लिखोगे, इधर भी तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन अब फ्रिक्वेंसी जो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन वो फ्रिक्वेंसी ग्रेटर हो गई है किससे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से। तो अब इस केस में अब देखें एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर इनमें से ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में ना मेंशन हो, खाली ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप एक सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप बताएं कि उससे उस सिस्टम के एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली तो ये जो सारे ग्राफ हैं किसके ऊपर बने हुए हैं, रेजोनेंस पे बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं उससे एम्पलीट्यूड में इंक्रीज़ और क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इन तीनों ग्राफ्स को अगर आप समझें तो बच्चे इन तीनों ग्राफ्स की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम है, तीनों ग्राफ की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यूँ समझ लें कि ये कुछ ऐसे ग्राफ प्लाट हो रहे हैं कि ये तीन पेंडुलम्स हैं और तीनों पेंडुलम की लेंथ सेम है, तीन पेंडुलम है, तीनों की लेंथ सेम है। अगर तीनों की लेंथ सेम है तो तीनों की जो फिर फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू तो वैसे ही सेम होगी ना। और फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपको याद है 1/2 पाई अंडर कौन सा हो जाएगा, G/L है ना। तो अगर इन तीनों की लेंथ सेम है तो लेंथ सेम होने का मतलब तीनों की क्या सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक होगी बात। अब वो कह रहे हैं कि फिर इनके एम्पलीट्यूड क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड इस वजह से डिफरेंट आ रहे हैं कि ये जो तीनों सिस्टम हैं इनकी डैम्पिंग डिफरेंट है। जिस सिस्टम में डैम्पिंग सबसे कम होगी उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा और जिसमें डैम्पिंग सबसे ज़्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड सबसे
कम होगा, तो इन तीनों डिफरेंट सिस्टम की पेंडुलम या समझ लें इनकी लेंथ सेम है, तो इनकी देख रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने की वजह क्या है कि तीनों जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहे हैं वो सेम मीडियम के अंदर ऑसिलेट नहीं कर रहे, तीनों का ऑसिलेटिंग मीडियम डिफरेंट है। जब ऑसिलेटिंग मीडियम डिफरेंट होगा तो फिर डैम्पिंग भी सब पे क्या अप्लाई होगी, डिफरेंट अप्लाई होगी। तो एक तब ये सोच सकते हैं कि इनका डैम्पिंग मीडियम डिफरेंट होगा तब डैम्पिंग डिफरेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके जो बॉब्स हैं उन सब की डेंसिटी अगर डिफरेंट हो जाए, अगर इन तीनों पेंडुलम का मीडियम हम सेम भी कर दें, अगर इन सब के बॉब की डेंसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, तो डेंसिटी डिफरेंट होने से उस बॉब पर उस मीडियम का जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जिसकी वजह से भी इन सब के एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ क्या आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।